अब हादसे की खबरें। यूपी के बाराबंकी में निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिरने से मलबे में 25 मजदूर दब गए। मलबे से 20 लोगों को निकाल लिया गया, जिनमें 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों का लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। मलबे में 3 और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं प्रशासन सभी को निकालने का दावा कर रहा है। फैक्ट्री निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। चेन्नई के बाहरी इलाके में एक 11 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कम से कम 50 लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसा पुरौर क्षेत्र के मुगली बक्कम इलाके में हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक इमारत में काम चल रहा था। इसी दौरान ये अचानक भरभरा कर ढह गई। जिस इलाके में हादसा हुआ वहां कई दिनों से बारिश हो रही है। बारिश को अब भी हादसे की वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इमारत के 10 फ्लोर का काम खत्म हो चुका था। 11वीं मंजिल पर काम चल रहा था। इसी दौरान इमारत गिर गई। हादसे के फौरन बाद एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां बचाव के काम में जुट गई। कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। मौके पर एम्बुलेंस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ राहत बचाव काम में जुटे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 100 से ज्यादा फायर फाइटर भी राहत और बचाव काम में लगे हैं। इमारत में फंसे लोगों में ज्यादातर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए मजदूर बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयललिता ने एक बयान में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में एक 4 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। हादसे में 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली पुलिस ने हादसे में गिरी बिल्डिंग के बगल वाले बिल्डिंग मालिक के खिलाफ लापरवाही की वजह से मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बगल वाली बिल्डिंग में निर्माण का काम चल रहा था, जिसकी वजह से हादसे की शिकार हुई बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई थी। हादसा शनिवार की सुबह करीब 9:15 बजे हुआ। बिल्डिंग में कुल 14 लोग रहते थे, जिनमें से 2 घर से बाहर गए थे। मलबे में दबे लोगों को आनंद फानंद में निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 7 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोगों को मलबे से दबकर उनकी मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे, 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में जख्मी हुए 2 शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर ही 5 परिवार रहते थे। बिल्डिंग के बाकी 2 मंजिलें खाली थी। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर थी। बिल्डिंग में मरम्मत का कुछ काम भी चल रहा था। इस हादसे को लेकर एनडीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की तबाही से अब तक 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। राजधानी गुवाहाटी समेत 5 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के चलते 30 से ज्यादा गांवों के 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी का पानी शहरों तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं। गुवाहाटी का भरलमुख इलाके में हर तरफ पानी भरने से लोग दहशत में हैं। इलाके के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे करीब 650 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। असम के कार्बिलांग जिले में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि इस बिजली से 2 अन्य बच्चियां गंभीर रूप से झुलस गई। साईं बाबा और शंकराचार्य विवाद में अब केंद्रीय मंत्री उमा भारती के ताजा बयान से राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। उमा भारती ने कहा कि वो खुद साईं बाबा को मानती हैं और शंकराचार्य के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। शंकराचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि उमा के गुरु उनके बयान का समर्थन करते हैं। अब उमा खुद बताए कि वो सही है या फिर उनके गुरु। उमा भारती ने हालांकि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को अपने पिता की तरह बताते हुए उन पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उमा भारती पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो खुद को सनातन धर्मी मानती हैं तो शंकराचार्य की बातें माननी होंगी। उधर हरिद्वार जिला प्रशासन ने साईं भक्तों के हर की पौड़ी के सामूहिक स्नान पर रोक लगा दी है। शंकराचार्य के बयान के विरोध में साईं भक्तों ने आज सामूहिक गंगा स्नान करने का ऐलान किया था। एमपी पुलिस ने व्यापम घोटाले से संघ नेताओं दिवंगत के सुदर्शन और सहसर कार्यवाहक सुरेश सोनी को बेदाग करार दिया है। पुलिस ने बयान जारी कर घोटाले में दोनों के नाम आने को अफवाह करार दिया। क्लीनचिट मिलने के बाद सुरेश सोनी ने सुदर्शन और खुद का नाम व्यापम घोटाले में उछाले जाने को सियासी साजिश करार दिया। सोनी ने कहा कि वो गलत काम की पैरवी नहीं कर सकते। इस मामले में सुरेश सोनी ने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, केस कोर्ट में चल रहा है। दरअसल व्यापम घोटाले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों ने पूछताछ में आरएसएस के इन 2 बड़े नेताओं पर उंगली उठाई थी। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के तार झारखंड से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। घोटाले में पूर्व सीएम मधुकोड़ा के करीबियों के शामिल होने के संकेत मिले हैं। संकेत मिलने पर अब एमपी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने झारखंड में कुछ जगह छापेमारी भी की।
डीयू में 3 साल के डिग्री कोर्स में दाखिले का रास्ता साफ हो चुका है। सोमवार को कट ऑफ लिस्ट आएगी, उसके बाद मंगलवार से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इस साल डीयू में बीटेक और बीएमएस के कोर्स में एडमिशन नहीं होंगे। इससे पहले ही दाखिले ले चुके छात्रों का क्या होगा, इस पर कोई फैसला नहीं आया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में 3 साल के कोर्स पर मुहर लगाई गई और 4 साल के कोर्स को खत्म करने का प्रस्ताव पास हुआ। दिल्ली में डीयू के बीटेक के छात्रों ने एचआरडी मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये छात्र 4 साल के कोर्स को खत्म किए जाने का विरोध कर रहे हैं। डीयू में बीटेक के छात्रों ने बीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कुलपति दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सूरजकुंड में चल रहे बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में आज कुल 3 सत्र रखे गए हैं। नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल आज सांसदों को संबोधित करेंगे। गडकरी ये बताएंगे कि लोगों के लिए किस तरह से काम करने चाहिए, निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याएं कैसे दूर करनी है। प्रकाश जावड़ेकर बताएंगे कि मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन से कैसे बचा जाए। पीयूष गोयल ये बताएंगे कि सोशल मीडिया का क्या महत्व है। हर एक सांसद का सोशल मीडिया पर पेज जरूरी है। दिन भर के कार्यक्रम के बाद शाम 5 बजे लालकृष्ण आडवाणी समापन भाषण देंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी सांसदों की ट्रेनिंग में पीएम मोदी ने पहली बार सांसद बने 195 सांसदों को कल मंत्र दिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों को बयानबाजी के बजाय काम पर ध्यान देने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने सांसदों को व्यक्ति नहीं मुद्दों पर बात करने को कहा। मोदी ने फिर से सांसदों को भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बचने की सलाह दी है। मोदी ने सांसदों से कहा कि वो जनता के बीच अच्छा व्यवहार करे, जिससे नई पीढ़ी आपसे सीख सके। पीएम बोले कि विपक्ष और जनता की नजर आप पर है। पीएम मोदी ने सांसदों को ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाने से दूर रहने की भी नसीहत दी। इसके अलावा मोदी ने कहा कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, साथ ही वो ऐसा काम न करें जिससे सरकार की किरकिरी हो। पीएम ने बीजेपी सांसदों से ट्रेनिंग कैंप की प्राइवेसी को बनाए रखने की अपील भी की। ट्रेनिंग कैंप में फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मोदी ने ट्रेनिंग में हुई बातचीत को मीडिया के साथ साझा नहीं करने की भी नसीहत दी। 2 दिन के ट्रेनिंग कैंप में कुल 11 सत्र रखे गए हैं। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी सांसदों से 1,000 का शुल्क लिया गया है। ट्रेनिंग कैंप में रहने और खाने पीने का भव्य इंतजाम है, लेकिन सांसद शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खा सकेंगे। बीजेपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पीएम के साथ राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने सांसदों को ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीजेपी के लोकसभा से 170 और राज्यसभा से 25 सांसद शामिल। ट्रेनिंग कैंप में नए चुने गए सांसदों को संसदीय कार्यों की जानकारी दी गई। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों, सांसद निधि के इस्तेमाल के तरीकों के बारे में भी बताया गया। नए सांसदों को बताया गया कि विपरीत परिस्थितियों में काम कैसे करना है और पार्टी की भी बात उन्हें किस तरह से जनता और मीडिया के बीच रखनी है। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने पीएम पर चुटकी लेते हुए कहा कि मजे की बात है कि पहली बार सांसद बने मोदी दूसरे नवनिर्वाचित सांसदों को संसदीय प्रणाली की बारीकियां सिखा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल में शासन करने का टेम्परामेंट नहीं है। दिग्विजय ने कहा कि राहुल को लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए था। दिग्विजय ने यह भी कहा कि राहुल का राजपाट में मन नहीं लगता और वो स्वभाव से शासक नहीं है। दिग्विजय ने कहा कि राहुल का स्वभाव उस व्यक्ति जैसा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। दिग्विजय ने गोवा के एक केबल न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये विवादास्पद बयान दिया। दिग्विजय ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि राहुल को लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका संभालनी चाहिए। हालांकि बेंगलौर पहुंचते ही दिग्विजय ने राहुल गांधी पर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी। दिग्विजय ने कहा कि उनका मतलब था कि राहुल अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, न कि सत्ता पाने के लिए। दिग्गी के बाद कांग्रेस के ही सीनियर नेता ए.के. एंटनी ने भी पार्टी के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दिया है। एंटनी ने कहा कि ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास कम हुआ। एंटनी ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के एक वर्ग को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस खास समुदाय और संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। एंटनी ने कहा कि कांग्रेस सबके लिए समान नीति में विश्वास करती है, लेकिन लगता है कि हमारी नीति और सोच ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पाई। यूपी के बुलंदशहर में एक प्रेमी जोड़े की हत्या कर उनकी लाश पेड़ पर लटका दी गई। लड़के के घर वालों ने हत्या का आरोप प्रेमिका के घर वालों पर लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के पीलीभीत में एक महिला की लाश पेड़ से लटकी मिली। मामला दहेज हत्या का बताया जा रहा है। पुलिस को मृतक महिला के घर में टूटी हुई चूड़ियां और खून के धब्बे मिले। इसके बाद मर्डर का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला के पति और ससुर को गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक शख्स को अपनी ही भतीजी से रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी झारखंड का रहने वाला है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यूपी के पीलीभीत में दबंगों ने एक महिला को बुरी तरह पीटा। महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया। बताया जाता है कि पीड़ित महिला दबंगों के पास जमीन पर कब्जे का विरोध करने के लिए पहुंची थी।
अलीगढ़ में एमयू के प्रोफेसर दंपति ने अपने अपार्टमेंट में एक नाबालिग मासूम को बंधक बनाकर रखा था। उसे भूखा रखकर मारपीट कर काम करवाया जाता था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की मदद से बच्चे को आजाद करवाया। नोएडा के सेक्टर 12 में एक शख्स ने प्रॉपर्टी के विवाद में अपनी मां को ही घर से बाहर निकाल दिया। इस शख्स की मां ने इसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। इसी के चलते उसने अपनी 90 साल की मां को घर से निकाल दिया। जयपुर के मुंबई से कैटरिंग के नाम पर लाई लड़कियों को ठगी का शिकार बनाया गया। इन लड़कियों को काम के बदले मेहनताना नहीं मिला। उनके साथ छेड़छाड़ की घटना भी सामने आई है। लड़कियों का आरोप है कि इन्होंने एजेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने एजेंट को हिरासत में लेकर छोड़ दिया। इन लड़कियों ने जयपुर में मुकदमा तो दर्ज करा दिया, लेकिन इनके पास वापस मुंबई जाने के लिए पैसे नहीं हैं। बिहार के छपरा में एक लड़की के शरीर में 3 लोहे की छड़ें आर पार हो गई। लड़की घर की छत पर सो रही थी। छत पर बाउंड्री न होने की वजह से नीचे गिरी और सरिया उसके शरीर में घुस गया। घटना के तुरंत बाद घर वालों ने किसी तरह लड़की के शरीर में घुसे छड़ों को कटवाया। उसे पटना के निजी नर्सिंग होम में लेकर गए। घायल लड़की के इलाज में काफी पैसे की जरूरत है। घर वालों को उम्मीद है कि उन्हें कहीं से मदद मिल जाए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बोरवेल में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। खेलते वक्त ये बच्ची बोरवेल में गिरी थी। जालंधर के न्यू दिलबाग नगर इलाके में बदमाशों ने बीजेपी सांसद विजय सांपला की मां से झपटमारी की। 65 साल की बिमला देवी घर से बाहर निकली थी। उसी वक्त बाइक सवार बदमाशों ने इनके कान से बाली खींच ली। फिलहाल सांसद की मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उन्हें टांके लगे हैं। पुलिस ने झपटमारों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बिजनौर में पंचों ने एक शराबी को अजीबोगरीब सजा दी। उसे घंटों पेट से बांध कर रखा। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वहां कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा। यूपी के बस्ती में कपड़ी बाग पुलिस चौकी में एक शराबी ने जमकर हंगामा किया। वो कपड़े उतारकर दारोगा की कुर्सी पर बैठ गया। दारोगा की कुर्सी पर बैठकर वो आते जाते लोगों को गालियां बकने लगा। तब चौकी में कोई पुलिस वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद चौकी में दारोगा आए तो वो भी शराब के नशे में धुत थे। यूपी के बहराइच में अस्पतालों में अवैध वसूली को लेकर 2 वर्दी वाले आपस में ही भिड़ गए। राजस्थान के कानोताबाद में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। लड़कों को बचाने में जुटे एक गार्ड की भी डूबकर मौत हो गई। यहाँ 4 लड़के पार्टी करने आए थे, जिनमें से 3 लड़के पानी में गए थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अचानक एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त गाड़ी में आग लगी उसमें 4 लोग सवार थे। इन लोगों ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग लगने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में स्पार्किंग की वजह से आग लगी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई। आपके कार्यकर्ता नवीन जयहिंद की अगुवाई में मुख्यमंत्री से 10 सवालों के जवाब मांगने आए थे। चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि इन प्रदर्शनकारियों को धारा 144 तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल एक दिन की यात्रा पर इंदौर पहुंचे। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रदेश सरकार के स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में भी शिरकत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली के एम्स से उत्तराखंड शिफ्ट होंगे। देहरादून में डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज करेगी। ये टीम दिल्ली एम्स में रावत का हाल जान चुकी है। 13 जून से दिल्ली के एम्स में हरीश रावत का इलाज चल रहा है। दिल्ली में हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त हरीश रावत सीढ़ियों से फिसल गए थे, जिससे उनकी गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी में चोटें आई थी। गुजरात के भावनगर में एक मंदिर से चोर भगवान के मुकुट, जेवरात, दान पेटी समेत 17 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। मंदिर से चोरों ने कुल 7,05,000 का माल उड़ाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के जूनागढ़ के कोडिनार इलाके में वन विभाग के कर्मचारियों ने एक मादा तेंदुए को पकड़ा। पिछले 4 दिन से तेंदुए ने शहर में आतंक मचा रखा था। वन विभाग की माने तो 40 दिन में कोडिनार से 13 तेंदुओं को पकड़ा गया है। अमृतसर में जाली वीजा पर इराक जाने का मामला सामने आया है। जहां एक एजेंट ने एक ही वीजे पर 7 लोगों को दुबई से इराक भेज दिया। दुबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनके घरवाले परेशान हैं। एजेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। इराक संकट को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज शीर्ष भारतीय राजदूतों से सलाह मशवरा करेंगी। सुषमा ने कहा कि वो तिकरित में फंसी 46 नर्सों के संपर्क में है। भारत ने इराक से 10,000 भारतीयों को निकालने के लिए 3 कैंप कार्यालय बनाए हैं। वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के विचार से बजट तैयार किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि सभी विभाग और सभी मंत्रालय इसी इरादे के साथ काम कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला सरकार अपना पहला बजट 10 जुलाई को पेश करेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पहले बजट में सोने को लेकर कई घोषणाएं कर सकती है। सरकार इस बार गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ला सकती है। इसका प्रारूप अभी साफ नहीं है, लेकिन संकेत जरूर दिए जा रहे हैं। बैंकिंग सचिव जीएस संधू ने कहा कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम को नए निवेश विकल्प के तौर पर देखने की जरूरत है और इस पर चर्चा भी चल रही है। दो बड़े बैंकों ने उनके पास जमा होने वाले सोने के एक हिस्से को सीआरआर और एसएलआर का हिस्सा माने जाने की वकालत की है। बनारस के हैंडलूम उद्योग के लिए अच्छी खबर है। बनारस को कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत मेगा क्लस्टर बनाया जाएगा। साथ ही CSCDS के तहत हैंडलूम पार्ट्स की सप्लाई करने वालों के लिए भी टेंडर निकाला गया है, जिसमें हैंडलूम इंडस्ट्री में मशीनों का आधुनिकीकरण और रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। बनारस मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मोदी ने आम चुनाव से पहले लोगों को भरोसा दिया था कि वो सत्ता में पहुंचने के बाद बनारस की सूरत बदल देंगे। एयरलाइंस में टिकटें सस्ती करने की होड़ मची हुई है, जिसका सीधा फायदा आपको होने वाला है। स्पाइस जेट ने सितंबर से दिसंबर तक के बीच के लिए दिल्ली गोवा के बीच सिर्फ 1999 रुपए में टिकट बेचने का फैसला किया है। इस पर इस रूट का किराया 10,000 से भी ज्यादा है।